नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो किससे? विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। यानी हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और संगम अपने पिता के नाम से ही उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वर्तमान में ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और इसकी यहाँ की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। अब हम संगम वंश के कुछ प्रमुख शासकों के शासनकाल के बारे में देखेंगे। तो हरिहर के द्वारा 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया गया। 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर के द्वारा शासन किया गया। इसके बाद बुक्का प्रथम के द्वारा 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया गया। हरिहर द्वितीय के द्वारा 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया गया। और देवराय प्रथम जो राजा हुए तो इनके द्वारा 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया गया। देवराय प्रथम के द्वारा 1406 से 1422 ईस्वी तक। इसके बाद देवराय द्वितीय तो इनके द्वारा 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन किया गया। मल्लिकार्जुन के द्वारा 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया गया। मल्लिकार्जुन द्वारा 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक। विरूपाक्ष द्वितीय तो ये इन्होंने 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर और बुक्का जो संगम वंश के संस्थापक थे, ये पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत रहे। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत भी रहे। और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश, इसके बाद फिर इसके बाद तुलभ वंश और इसके लास्ट में अरावीडु वंश। तो संगम वंश, सब, तुलभ एवं अरावीडु वंश के द्वारा शासन किया गया। अब बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण की थी। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है जो हमें कन्फ्यूज कर देता है। तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? बुक्का प्रथम के द्वारा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। संगम शासकों में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। और इटली का जो यात्री निकोलो कांटी था वो विजयनगर यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का यात्री निकोलो कांची ये विजयनगर यात्रा पर आया था। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सकें। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें लाई जा सकें। और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया गया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था वो था देवराय द्वितीय। इसे एमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को एमाडी देवराय भी कहा जाता था और ये संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था।
और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि हैं श्रीनाथ, ये कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के शासन का दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भी भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें भी दी। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। एक अभिलेख में बतलाया गया है कि देवराय द्वितीय जगवेटकर उनको कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा है। इसके साथ मल्लिकार्जुन को प्रवण देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रवण देवराय। और सालोब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालोब वंश की स्थापना भी की। सालोब नरसिंह ने विजयनगर में संगम वंश के बाद दूसरे राजवंश सालोब वंश की स्थापना 1485 से 1506 ईस्वी में करी। सालोब वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। सालोब वंश के बाद विजयनगर पर तीसरा तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की जो स्थापना थी वो वीर नरसिंह ने की थी। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। 1505 से 1565 ईस्वी तक शासन किया गया। और तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुब वंश का जो महान शासक था कृष्णदेव राय था और वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। और सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति भी था। सालुब तिम्मा कौन था? कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना है। यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी माना है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस भी विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि भी रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे 8, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके दरबार में रहते थे। और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना भी की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना भी की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा? तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा की गई। और नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाया गया था। नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां भी धारण की। कृष्णदेव राय के द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियां। और तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलुब वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सदाशिव। और इसके साथ राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। ये अक्सर पूछ लेता है।
तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हुआ। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा, उसी को बन्नीहट्टी भी बोलते, इस युद्ध के कारण हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। विजयनगर के विरुद्ध जो दक्षिण राज्यों के संघ थे उनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय के द्वारा किया गया। तालीकोटा के युद्ध में जो विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था वो राम राय कर रहा था और विजयनगर और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। विजयनगर के जो राजा थे और बहमनी के सुल्तान थे तो इनके हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराते थे। पहला तुंगभद्रा के दोआब में, दोआब क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है जो बहुत अधिक उपजाऊ होता है, तो तुंगभद्रा नदी के दोआब में और कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में, ये इनके कारण आपस में टकराते रहते थे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तालीकोटा या बन्नीहट्टी की युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाया और शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर का जो चौथा राजवंश था, तो विजयनगर के चौथे राजवंश अराबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। 1570 से 1672 ईस्वी तक लगभग रहा ये। तो विजयनगर का जो चौथा राजवंश था अराबीडू वंश, ये 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा और इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया। सदाशिव अंतिम शासक था उसका, तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर दिया और चौथा राजवंश जो था अराबीडू राजवंश, उसकी नींव डाली। और अराबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। जो अराबीडू वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? रंग तृतीय। अराबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की भी स्थापना की थी। अराबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना भी करी थी। इसके साथ विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार था। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई थी वह इस प्रकार थी। सबसे पहले प्रांत, जिसे मंडल भी बोला जाता था। दूसरे नंबर पर कोट्टम या बलनाडु, जिसे जिला बोला जाता था। और नाडु, ये मेला ग्राम, ये 50 ग्रामों का एक समूह हुआ करता था। और चौथे नंबर पर था उर, जिसे ग्राम कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य प्रांत, कोट्टम या बलनाडु और नाडु या मेला ग्राम और उर में बटा हुआ था। अराबीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की, ये डबल हो गया शायद। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। जो विजयनगर काल के सेना नायक थे उनको नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसमंत हुआ करते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। तो विजयनगर कालीन के जो सेना नायक थे उन्हें नायक कहा जाता था। और ये जो नायक होते थे ये वस्तुतः भूसामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो क्या कहलाता था? अमरम। आयंगर व्यवस्था भी वहाँ एक चलती थी। आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। प्रत्येक गांव को वहाँ एक स्वतंत्र इकाई बना दिया जाता था और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर
कहा जाता था। तो ये जो 12 प्रशासकीय अधिकारी हुआ करते थे, इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर बोला जाता था। ये अवैतनिक होते थे और इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी भी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। तो ये जो आयंगर होते थे, इनकी अनुमति के बिना गांव की कोई भी संपत्ति ना तो बेची जा सकती थी और ना ही गिरवी रखी जा सकती या दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करते थे। कर्णिक नामक, चूँकि जो 12 अधिकारी हुआ करते थे, इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर बोला जाता था। तो जो कर्णिक नामक आयंगर होता था, इसके पास ज़मीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। विजयनगर साम्राज्य की आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। भू राजस्व की जो दर थी, टैक्स था, वो 1/6वां भाग हुआ करता था उपज का। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था उस समय, और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त रहते थे। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था और विधवा से अगर कोई व्यक्ति विवाह करता था तो वो दोनों इस कर से मुक्त रहते थे। उम्बली, तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उम्बली कहलाती थी। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले जो लगान मुक्त भूमि की भूमि दी जाती थी, तो वह पद्धति उम्बली कहलाती थी। रत्त कोडगे, तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रत्त कोडगे कहा जाता था। जो शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सेना में जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके परिवार वालों को जो भूमि दी जाती थी उसे रत्त कोडगे कहते हैं। कुट्टगी, तो कुट्टगी जो है ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, मंदिर या बड़े भूस्वामी होते थे, जो स्वयं कृषि नहीं कर पाते थे, वो किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, उसे कुट्टगी कहते थे। विकृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहते थे। वो कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही वो भी हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूदी कहते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का जो सैन्य विभाग होता था वो कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। और टकसाल विभाग को जोरी खाना भी कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था उस समय? जोरी खाना। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को पीर पंजाल भी कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में जो निपुण दस्तकार वर्ग के लोग होते थे, उन्हें वीर पंजाल भी कहते थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो व्यक्ति उत्तर भारत से आकर के दक्षिण भारत में बस जाते थे, उन्हें बड़वा कहा जाता था उस समय। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था उसे बेसबग कहते थे। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे और इन्हें आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और विजयनगर की जो मुद्रा होती थी वो पैगोडा कहलाती थी। तो इस प्रकार हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।